नमस्कार दर्शक मित्रों, उभरता गुजरात न्यूज़ एंड मीडिया में आपका स्वागत है। जीना इसे कहते हैं कार्यक्रम में आज ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जो गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जाना माना चेहरा है और उन्होंने हिंदी फिल्म में भी काम किया हुआ है और गुजरात राज्य की जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर भी ऐड की हुई है और काफ़ी कॉमर्शियल ऐड भी उन्होंने किया हुआ है। आज उन्हीं की ज़ुबानी में उन्हीं की कहानी सुनेंगे। आइए मिलते हैं मैम से। मैम, आपका पूरा परिचय दीजिए। मैं निहारिका दवे, मैं गुजराती थिएटर से बिलोंग करती हूँ और रंगमंच में और हाँ, और काफ़ी सारी फिल्म्स वगैरह की हैं। हाँ, तो मैम अपने बचपन के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। बचपन का तो बोलिए तो मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी मस्तीखोर थी, टॉकेटिव भी थी, तो शरारतें ज़्यादा करती थी, सबको मार के आ जाती थी, सबको बच्चे लोग को बिठा के फिर गेम खेलती थी। और मगर उस टाइम में भी कोई ड्रीम तो होगा? हाँ, ड्रीम तो पहले से मेरा एक्ट्रेस ही बनना था कि मैं स्टार बनूं, हीरोइन बनूं, ऐसा ड्रीम था पहले से ही। तो सोचती थी टीवी वगैरह देखते देखते, तब तो रामायण सीरियल वगैरह आती थी, तो छोटे छोटे थे तो सभी आके हमारे घर पे टीवी देखने बैठ जाते थे। सही है। तो मैं सोचती थी कि ये टीवी में सब आते हैं तो कैसे जाते होंगे, फिर बाहर कैसे निकलते होंगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस आते थे माइंड में। तो फिर बचपना था तो वही से ड्रीम लगा कि नहीं, मेरे को भी टीवी में जाना है। साथ साथ में आपका जो एजुकेशन वगैरह है, जो स्कूल है, कॉलेज है जी, उसके बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। हाँ, स्कूल में भी मैं बचपन से ही मैं ड्रामा करती थी, फिर कोई एक्ट कर लेती थी। फिर कोई एक्ट किया हुआ है? हाँ, काफ़ी सारा एक्ट किया है। फिर पागल का मैंने रोल एक्ट किया था। तो तब की बात मैं आपको बताऊं ना, तो मेरी मम्मी ऐसा बोलती थी कि नहीं, हमें ऐसे वैसे रोल नहीं करने हैं, तू अच्छा वाला रोल कर। तो टीचर ने रोल ही होता है ना। हाँ, तो उनको पता नहीं था, बोले नहीं, तू तो एकदम से मुझे अफ्रीका से लाए थे फ्रॉक वगैरह, तो वो पहना के अप टू डेट होके भेज दिया मुझे स्कूल पे। फिर मैम ने तो कैरेक्टर रोल सब लिख डाले थे, विभीषण था, रावण था, मीराबाई थी, ये वो। तो फिर एक ही बचा था पागल का। तो मैंने कहा अब क्या करूं, पागल कैसे बनूं? तो फिर जुनून था बचपन से कि काम तो करना ही है और मैं फर्स्ट ही लाऊंगी, मेरा गोल फर्स्ट लाने का ही था। तो पहले से मुझे फर्स्ट और ट्रॉफियाँ वगैरह, हाँ, मेडल्स वगैरह चाहिए ही चाहिए, वरना मैं पागल हो जाती। मेरी सिस्टर को मिले ना तो भी आपको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, ऐसा था। तो मम्मी ने भेज दिया था मुझे अप टू डेट बना के। फिर मैंने क्या किया, मेरी मौसी मेरे स्कूल के नज़दीक रहती। अच्छा। हाँ, तो मैं पहुंच गई वहाँ पे साइकिल पे, फटाफट से गई, मेरा नाम 2 बार अनाउंस हो गया था। फिर वहाँ से मैंने कहा मौसी मुझे रद्दी वाली साड़ी,
40 पुरानी वैसी जो भी मेरे है, को दे दो, फेडेड मुझे साड़ी दे दो। मासी ने दे दिया, फटाफट से लेके आई, साड़ी वाड़ी पहनी। फिर मेरे बाल इतने लंबे थे, फिर टीचर ने मेरे बाल इतने लंबे लंबे कर दिया, आगे कर दिया, पाउडर था वो ऐसे थपथपाया, टिक्का कर दिया ब्लैक वाला, और पागलों जैसा हरकत मेरी शुरू। प्रिंसिपल के सामने ही ये यूं करके ऐसी एक्टिंग की, पत्थर मारे ऑडियंस में, बच्चों में। तो सब क्लैप करने लगे, अरे वाह क्या रियलिटी वाला, क्या है, असल पागल दिखती है लड़की। हाँ, मैं बीच में जाके सबको मारा पीटा। तो उस दिन मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला। हाँ, फर्स्ट प्राइज मिला। तो बचपन से लेकर जो एजुकेशन था, तो एजुकेशन में भी तकलीफ होती होगी, तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। बीकॉम ग्रेजुएट है। हाँ। और उसके बाद कोई मीन्स? नहीं, मैंने क्लासिकल डांस की यानी ट्रेनिंग ली है। मैंने 4 साल किए हैं, कंप्लीट नहीं किया है पर 4 साल मैंने किया है। ड्रामा वगैरह में कोई जगह पे ट्रेनिंग लिया हो, ऐसा कुछ? नहीं, ड्रामा तो मैं अंदर से ही आया है। हाँ, अंदर से ही मैंने स्ट्रगल करके फिर स्टार्ट किया, क्योंकि पहले मैं डांस मैंने किया था, क्लासिकल भरतनाट्यम। तो मम्मी पापा तो अलाउ नहीं करते थे, बोले हीरोइन मटेरियल है आपकी बेटी। तो बाहर गांव से डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मेरे घर पे भी आ चुके हैं कि बच्ची बहुत टैलेंटेड है, खूबसूरत है, तो आप हीरोइन के दौर पे हम ले जा रहे हैं, आप मना मत कीजिएगा। पर मेरे पापा ऑफिसर थे और मम्मी अकेली। कौन सी जगह? पापा गुजरात हाउसिंग बोर्ड में ऑफिसर। अच्छा, थे। हाँ। और मदर क्या करती है? हाउसवाइफ। मदर हाउसवाइफ। और मेरे भाई और मेरी सिस्टर, तो 3 बच्चे को संभालना मम्मी को भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो फिर पापा बोलते थे नहीं कुछ ऐसा करना नहीं है, तो पढ़ाई पे ध्यान दे। तो वो अलाउ नहीं करते थे। मम्मी मेरे साथ आ नहीं सकती थी, क्योंकि 2 बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई करते थे, ये सब जिम्मेदारी थी। तो फिर मैंने कहा अब करूँ तो क्या करूँ, अभी एक क्लासिकल डांस ही मेरा एक था। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जाऊंगी तो सही। फिर मेरे एक आंटी थे, नैना बेन करके। तो नैना बेन मणिनगर में रहते थे और वो गरबा ग्रुप चलाते थे। अच्छा। हाँ, तो उनका काफी नाम था गरबा ग्रुप में। एक बड़ौदा का ग्रुप था और एक अहमदाबाद का। तो अहमदाबाद में नैना बेन थे, तो मैं वहां पे ज्वाइन हो गई। हाँ, तो मैंने कहा ये तो नैना आंटी है, हमारे घर के है, ये वो ऐसे करके मस्का लगा के मम्मी पापा को कन्विंस कर लिया मैंने। हाँ, तो फिर बोले ठीक है चली जा। फिर अंकल भी अच्छे फिर केयर करते थे, उनके 2 बच्चे भी लेने छोड़ने आते थे और बोले कन्विंस कर लेते थे। मैंने कहा हाँ चलो अब ये बात हो गई। तो मैं जाना उनके साथ शुरू कर दिया। तो गामा पियरियू, गामा सासरियू, देशरे जो दादा परदेश, वहाँ तब मैं 10th में थी। अच्छा। हाँ, तब मैं उनके साथ चली गई थी। हाँ, गरबा ग्रुप में। फिर मैंने सोचा कि नहीं ये तो गरबा ग्रुप है, मैं तो पीछे आ रही हूँ, आगे तो मैं दिख नहीं रही हूँ। फिर मैंने कहा मेरा डांस अच्छा है, लुक वाइज अच्छी हूँ, फिर भी क्या, तो फिर मैं क्यों पीछे हूँ। तो वो भी एक खटका मेरे को। मैंने कहा नहीं ये यहाँ तक अच्छा नहीं है, मैं जाऊंगी तो आगे जाऊंगी। तो फिर सोच लिया कि नहीं, मुझे करना है तो कुछ आगे बढ़ के करके हटके करना है। तो फिर मैंने ड्रामा ज्वाइन कर लिया। अच्छा। हाँ, तो ड्रामा ज्वाइन किया और सबसे पहले मेरी सिस्टर थी, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मुझे रिका कह के बुलाते हैं वो। तो बोले कि रिका तू फ्री है, मुझे मंगल फेरा नाटक है उसमें जाना है, तो ये ड्रामा है तो तू कर ले। तो भाभी का रोल है। मैं 10th 11 में थी और भाभी का रोल था। बड़ी उम्र वाला। हाँ, तो मेरे लिए चैलेंजिंग था कि ये तो करना ही है, चलो कुछ भी हो। मैंने रिहर्सल्स किए, काफी सारे रिहर्सल्स किए, नहीं इसमें तो मैंने 4 या 5 ही रिहर्सल्स किए थे। फिर
हम पैटर्न वगैरह कई जगहों पे शो शूट किया और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मेरे हिसाब से जो आपने ड्रामा किया उसमें क्या है कि रिटेक नहीं होता है, हाँ वहाँ सीधा ही सीधा जो भी आता है वो करना ही पड़ता है। वही था। तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत बढ़िया रहा होगा। बहुत ही। तो साथ साथ में आप ये भी बता दीजिए कि आपकी शादी कब हुई, हाँ। और किस तरीके से आपने वो शादी में भी आपका काम नहीं छोड़ा। हाँ एक्चुअली शादी मेरी 2001 में हुई। तो वहाँ तक तो मेरा सफ़र काफ़ी सारा अच्छा रहा था। फुल फ्लेज में मैं काम कर रही थी और 10th की वो एग्ज़ाम्स वगैरह छोड़ के भी मैं गरबा ग्रुप में जाती थी। धीरे धीरे मेरा ग्राफ बढ़ता गया। काफ़ी सारे फिल्म्स मैंने किए गोविंद भाई पटेल के साथ, सुभाष शाह, इतने बड़े बड़े दिग्गज कला यानी डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया। फिर सडनली मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं ये सब मत करो। तो ऑब्जेक्शन हो गया। हाँ तो मेरे लिए तो एकदम शॉक लग गया। ये क्या तो मैंने कहा ये क्या हो गया और मैं अब कैसे करूँगी, मेरा तो ये ड्रीम है। तो आपने पहले बात नहीं की थी कि भाई मैं इस तरीके किया था। एक्चुअली वो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर थे। फिर भी गुजराती फिल्म में थे। हाँ गुजराती फिल्म्स वगैरह, ड्रामा वगैरह लिखते थे वो। हाँ तो एक्टर थे अच्छे वाले, अवार्ड्स वगैरह लिए। पर फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं तू ये सब मत कर, छोड़ दे। मैंने कहा शादी भी बचा के रखनी है, शादी वाला मामला, घर गृहस्थी भी चलानी है। तो फिर कोई एक को चॉइस करना ही पड़ेगा मेरे को। तो मैंने मन मना लिया और मैंने ये सब छोड़ भी दिया, थोड़ा ब्रेक ले लिया। अच्छा। फिर मैंने बैंक में जॉब की। मैं ICICI बैंक में गई। वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया ICICI में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, फिर कोटक में किया। और फिर मगर वहाँ मन नहीं लगता होगा। मन नहीं लग रहा था, कहीं खटक रहा था यार। मैं काम कर रही हूँ पूरे मॉर्निंग 9 o'clock से लेके 6 o'clock 7 o'clock, कोई टाइम का वो नहीं है, पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी, सब था, पर मुझे इनर सेटिस्फेक्शन बोलते हैं ना, वो नहीं मिल रहा था। मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर ट्यूशंस वगैरह भी किए कि बच्चों को इकट्ठा करूंगी तो मन बहल जाएगा। काफी सारा किया काम, स्ट्रगल की। आपने किस तरीके से कन्विंस किया फिर ये लाइन में आने के लिए? फिर ऐसा हुआ कि हमारी कुछ बनी नहीं। फिर साथ में भी हमने एक डॉक्यूमेंट्री की थी। अच्छा। पर फिर जचा नहीं और वो अमेरिका चले गए। तो फिर अभी क्या बोले कि हमारी शादी वहाँ पे अटक गई। वो अमेरिका गए, 14 साल मैंने वेट भी किया, पर फिर ऐसा हुआ नहीं, कंटिन्यू नहीं हुआ। अच्छा। फिर मेरे डिवोर्स हो गया मेरा। फिर मैंने कहा ठीक है चलो। डिवोर्स होने के बाद 2 साल में मेरा मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब रही। फिर मेरी मॉम ने बोला कि नहीं तुझे काम तो करना ही है, ऐसे हार के बैठी रहेगी तो वो नहीं चलेगा, तो उठ और काम कर, बस इतना बोला। तो उस टाइम पे आपके बच्चे वगैरह होंगे? हाँ तब मेरी डॉटर थी। हाँ, देवांशी। हाँ 2004 में उसका बर्थ हुआ। हाँ तो उसका भी बचपन देखना है। और हाँ तो आप उस टाइम पे तो उनके साथ ही रहते थे? डिवोर्स होने के बाद आप? मैं मदर फादर के यहाँ रही। हाँ। तब आपके मदर फादर ने काफी सपोर्ट किया? हाँ सपोर्ट किया मेरा। तो वो किस तरीके से सपोर्ट किया कि क्या करना चाहिए? पापा ने तो बोला कि तू बस घर पे बैठ, मैं हूँ ना। हाँ। खा पी के जलसा कर। पर मैंने कहा नहीं, मैं 5 रुपए भी मैं आपसे नहीं लूंगी। तो मैंने कहा मैं अपनी कमाई का रुपया मैं लूंगी, वही मेरे को अच्छा लगेगा। हाँ। तो फिर मैंने कहा पापा मैं कुछ करूँगी। मम्मी ने बोला
तेरे को जो भी मन कर रहा है वो तो कर। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो, मैं ड्रामा में लगी। तब देवांशी मेरी थी साल की। और तो वो मम्मी के पास रहती थी? मम्मी के पास रहती थी। तो मेरी मम्मी ने काफी सपोर्ट किया। मम्मी ने वो तो करना ही पड़े क्योंकि आपको तो बाहर आउटडोर शूटिंग करना है, इसके लिए जाना है। हाँ, तो 1 साल की बच्ची को संभालना और मेरा स्ट्रगल करना वो सब बहुत ही कठिन था मेरे लिए। पर क्या हुआ कि मम्मी ने मेरे को बोला कि तू निकल यहाँ, घर से बाहर निकल, मैं बेबी को संभाल, फ्रेश हो जाएगा और कुछ जो करना है वो करने की ठान लिया था। हाँ, फिर मेरा हिम्मतनगर में ड्रामा था। जनक दवे जी बहुत अच्छे डायरेक्टर है और वो भवाई बोलते हैं ना, तो भवाई में भी वो फर्स्ट नंबर आते हैं। तो वो ही इज अ बेस्ट डायरेक्टर। तो वो डायरेक्ट करते थे। हिम्मतनगर में मेरा शो था, प्ले था, और उसका नाम था मालवपति मुंज। तो मैं मालवपति मुंज में गई थी रिहर्सल्स करने। मैं कोटक में थी तब, कोटक में मैं जॉब करती थी। फिर वहाँ से मैं मॉर्निंग 9 o'clock मैं जाती थी, शाम को 7 बजे मैं छूटती थी, 6-7 बजे मैं निकलती थी। फिर 8-9 बजे मैं निकल जाती थी, 8 बजे हिम्मतनगर के लिए, और रात को वहाँ पे मैं रिहर्सल्स करती, मॉर्निंग में वापस आके फिर मैं जॉब करती थी। अच्छा। ऐसा 3 महीना मैंने किया। कितना? 3 महीना। तो उसमें कौन सा रोल मिला था मालवपति मुंज में? मालवपति मुंज में मुझे मृणालवती का रोल मिला। अच्छा, था। लीड रोल था। और उसमें भी एक घटना हो गई। मेरा लीड रोल था और सुरभि का रोल, दूसरी जो आर्टिस्ट थी वो भी ये मृणालवती का रोल कर रही थी, सुरभि का रोल कर रही थी, और तीसरी आर्टिस्ट है वो सुरभि और ओल्ड एज की वुमन थी, उसका रोल कर रही थी। तो उनके लिए 2 ऑप्शन थे ऑलरेडी, 2-3 ऑप्शंस थे क्योंकि वो रिहर्सल्स कर रहे थे। मेरे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था, मृणालवती। हाँ, तो फिर मैंने 3 महीने लगातार मैंने काम किया, रिहर्सल्स किए, दिन रात मैंने देखे नहीं है। और हिम्मतनगर यहाँ तो है नहीं, काफ़ी दूर है। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया रिहर्सल्स। फिर क्या हुआ, शो के वक्त, शो जैसे नज़दीक आया, शो के वक्त ऐसा हुआ कि सब पैम्फलेट्स छप चुके थे। हाँ, सब मार्केटिंग शुरू हो गया। हाँ, स्कोप शुरू हो गया था। देन क्या हुआ कि सभी जगह, पूरे हिम्मतनगर साबरकाठा एरिया में पूरे वो सुरभि के पैम्फलेट दिख चुके थे, उसके फोटो। मेरे तो पैर नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कहा अरे बाप रे, ये क्या हुआ। और डायरेक्टर को मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं बैठा कि ये अच्छे से कर पाएगी। जनक दादा बोल रहे थे शी इज ओके, पर मेरा ये सेकंड था और उनके लिए मेरा फर्स्ट प्ले था। मैंने कहा मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। अगले दिन रात को 12 बजे, मुझे याद है 12 बजे टेरेस पे मैंने ये डायलॉग्स डिलीवरी मैंने उनको बाय हार्ट करके अच्छे से मैंने रिहर्स कर किया था, वो उनको बता दिया। तो फिर बोले यार निहारिका, अब तक तो कहाँ थी, मुझे जो चाहिए था वो तुझ में दिख नहीं रहा था। तो एक रात में, ये 3 महीने से हम रिहर्सल्स कर रहे हैं, एक रात में ये जादू क्या हो गया, चमत्कार क्या हो गया कि तू इतना अच्छा सा परफॉर्म करने लगी। हाँ। तो बोले मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा ऐसा ना, तो मैं कल का शो करूं। फिर भी उनको डर था, तू आना। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं आऊंगी ना। तो 8 बजे सबका नेक्स्ट डे जो शो था ना, शो के दिन सबका मेकअप रूम में मेकअप हो गया। 8 बजे, 9 साढ़े 9 बजे शो स्टार्ट होने वाला था। फिर गेट के बाहर
उन्होंने मेरे को पूछा तू करेगी? मैंने कहा हाँ करूँगी। बोले पक्का करेगी? मैंने कहा हाँ मैं पक्का करूँगी और मैं मेकअप रूम में जा रही हूँ। बोले कि ठीक है चली जा। पर मैंने पीछे कुछ पूछा ही नहीं कि पैम्फलेट का क्या होगा, वो लड़की का क्या होगा। मैंने कहा लड़की वो दूसरी हीरोइन है, उसको भी कन्विंस कर लीजिए। भगवान का शुक्र मानिए, वो लड़की ने बोला कि निहारिका जी आप इतने 3 महीने से आप ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, तो मेरे ऑप्शन में दूसरा कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर आप ही कर लो। तो वो लीड रोल हो गया, तो वो लीड रोल हो गया और शो स्टार्ट हो गया और इंटरवल में मेरे सामने दिग्गज कलाकार थे उपेंद्र भाई त्रिवेदी, तो अभिनय सम्राट। तो मेरा तो ड्रीम पूरा हो गया। वो आए, स्टेज पे आए और मेरे को इतने ब्लेसिंग दिए, बोले कि आप बहुत आगे बढ़ोगी, आप अपनी मेहनत मत छोड़ना और आगे बढ़िएगा। तो मेरे लिए तो ये अवार्ड ही है। तो मैंने कहा चलो मेरा फर्स्ट अवार्ड मुझे मिल गया, कोई अवार्ड दे या ना दे, मुझे अवार्ड मिल गया। तब ये माइंड में रखते हुए उनके शब्द थे, वो अभी भी मेरे माइंड में है और तब से मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। फिर आप गुजराती पिक्चरों में कैसा है? हाँ। और स्टेज कितने किए? स्टेज शो तो मैंने काफी किए, ड्रामा वगैरह मैंने काफी किए और जैसे कोई नाम वगैरह? हाँ, संस्कार है, भगू भाई ये भारे करी, फिर काफी सारे हैं। उसमें कोई लीड एक्टर वगैरह, एक्ट्रेस? हाँ, मैं लीड में थी। नहीं, आपके साथ में जो सह-कलाकार जो होंगे? हाँ, सह-कलाकार में तो काफी सारे दिग्गज कलाकार थे और रमेश अमीन जी बेस्ट डायरेक्टर है, उनका भी मैंने प्ले किया संस्कार। फिर जो बका था भगू भाई भारे करी, फिर श्रीमंत फकीर, फिर काफी सारे हैं प्ले। तो फिर हाँ, एक याद आपको आया। ब्रेक कैसे लगा जो फिल्म में इंडस्ट्रीज में आने के लिए, या किसने आपको चॉइस किया? नहीं, एक्चुअली मैं ड्रामा कर रही थी ना। तो ड्रामा कर रही थी, इन बिटवीन ऑडियंस में से आए एक भाई। और कौन सा ड्रामा कर रहे थे? मैं ये मालवपति मुंज कर रही थी, तभी मेरे को ऑफर मिली थी। अच्छा। तो फिर दूसरे ड्रामा की, फिर इसी बेस पे मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म की। फिर मैंने बड़ी फिल्मों में आई, रुख बदला। जैसे जैसे मेरा परफॉर्मेंस देखते गए लोग, तो वैसे वैसे मेरे को चांस देते गए कि नहीं आप अच्छा करते हो, आप ये कैरेक्टर रोल करोगे। तो मैंने कहा हाँ करूँगी। तो मेरे लिए ऐसा था कि कैरेक्टर रोल होता है, कोई छोटा रोल नहीं होता है, कोई बड़ा रोल नहीं होता है, रोल होता है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं करूँगी, तो वो अच्छा वाला यानी फुटेज मिल रहा है वैसा मैं रोल करूँगी। तो वैसा रहा। और मैं बड़ी फिल्मों में भी। वो कौन सी फिल्म थी गुजराती फिल्म्स में मैंने जो बका किए, उत्पल मोदी की। फिर साहेब फिल्म मल्हार ठाकर के साथ। जो अभी काफी नाम है उनका। हाँ, जो छिल्लो दिवस पिक्चर थी। यस, हाँ बराबर ना? हाँ वही। तो मल्हार ठाकर के साथ साहेब फिल्म की। मल्हार ठाकर, मैं आपको बता दूं कि मल्हार ठाकर के साथ मेरी सिस्टर जो है, उसकी ननंद है, उसका नाम है ऐसा कंसारा, शायद आपने नाम सुना होगा। जो हिंदी फिल्म सीरियल में आती थी, भाभी करके। अच्छा। जो भाभी का लीड रोल किया था वो ऐसा कंसारा ने किया था। अच्छा। तो गुजराती फिल्म भी उन्होंने ऐसा कंसारा के साथ किया हुआ है, और वो दोनों काफी दोस्त भी है। अच्छा। तो आपकी बात निकली तो मैंने मेरा भी थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आपको रख दिया। सही है, ही इज अ गुड एक्टर। हाँ, क्योंकि हमारे घर से भी जुड़े हुए हैं ना, इसलिए मुझे मालूम है। सही है। तो वो अभी भी काफी फिल्मों में भी आ रही है और फिल्म इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई है।
सपनों की उड़ान भरना है, सपनों को साकार करना है। हम चले डीके फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट, सपने सच होते हैं यहाँ, सपने सच होते हैं यहाँ, सपने सच होते हैं यहाँ। डीके फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट्स, सपने सच होते हैं यहाँ। तो ये जो सब बातें हैं मुझे भी मालूम है कि किस तरीके से संघर्ष करना पड़ता है, कब रोल मिलता है। हाँ। और रोल मिलने के बाद आपको को स्टार के साथ, डायरेक्टर के साथ जो रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, तो वो सब किस तरीके से हुआ? एक्चुअली ये फिल्म मैंने स्क्रिप्ट भी आती है, हाँ। कैसे स्क्रिप्ट करना है वो सब आप देखते हैं कि उसके बाद फाइनल करते हैं किस तरीके से? नहीं, एक्चुअली ऑडिशंस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ऑडिशंस में मैं हर जगह कोई भी ऑडिशंस की मुझे मालूमात पड़ती थी तो मैं ऑडिशंस के लिए चली जाती थी। यहाँ से फिर गांधीनगर क्यों ना हो, तो मैं अहमदाबाद से गांधीनगर तक ठंड में भी गई हूँ। बराबर है। हाँ, ऑडिशंस देने में गई हूँ और हर एक ऑडिशंस देना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि इतने दिग्गज स्टार, मानिए कि ये बच्चन साहब है, बड़े बड़े स्टार है, वो भी ऑडिशंस देते हैं। तो हम तो छोटे आर्टिस्ट हैं, तो ये ऑडिशंस देने में कोई वो है एतराज़ नहीं है। तो फिर मैं ऑडिशंस देती थी। ऑडिशंस में मुझे कैरेक्टर रोल्स मिलता था, तो उस बहाने मेरा ये सब जर्नी स्टार्ट हो गया। हाँ। फिर ऐसा गुजराती फिल्म आपने कितनी बनाई हो, कितने रोल मिले होंगे, कितनी जगह पे? हाँ, मैंने चक्रव्यूह में किया काम। किसके साथ था? ये तेज सप्रू जी थे। तेज सप्रू जी, हाँ। जो फिर हिंदी फिल्म में जो विलन का रोल करते हैं। निजी जिंदगी में तो वो बिल्कुल ही विलन नहीं है। ही इज अ वेरी गुड गाय। पर उनके पिताजी भी जो सप्रू थे ना, हाँ, बहुत पुराने एक्टर हैं जो मीन्स अलग अलग रोल में आते थे। हाँ। इसलिए तो फिर तेज सप्रू जी के साथ मेरे चक्रव्यूह की, साहेब फिल्म की, वेंटिलेटर में जैकी श्रॉफ जी के साथ और ये जूही चावला जी के साथ काम करने का अवसर मिला। अच्छा। हाँ, काफ़ी सारी मैंने फिल्म की। तो जूही चावला की बात निकले तो मैं आपको बता दूं, जूही चावला जो जय मेहता है, हाँ, वो एक सीमेंट कंपनी के चेयरमैन है। हाँ। और उस कंपनी में मैं मार्केटिंग ऑफिसर रह चुका हूँ। अरे वाह। हाँ। तो वैसे उनके साथ भी उसी टाइम मैरिज हुआ था जब मैं जॉब कर रहा था। ओके। तो उनका मैरिज वगैरह के बारे में सब कुछ मुझे मालूम है। अच्छा। तो जय मेहता ने शादी के पहले जूही चावला को ऑफर किया था कि चलो मैं हेलीकॉप्टर लेता हूँ, हेलीकॉप्टर के अंदर हमने 15 या 20 मिनट घूमते हैं। तब उन्होंने वहाँ फाइनल किया कि शादी करना है। तो ये मौका मिला मुझे कि वो जूही चावला ने किस तरीके से शादी के लिए प्रपोज किया। राइट। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस भी आपको हुए होंगे, तो वो जरा बताइए दर्शकों को। इसमें तो क्या कि एक्सपीरियंस में तो मैंने ये सब जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। मैं तो थी छोटी कलाकार, मैं स्ट्रगल करके ड्रामा में आई, डांस के थ्रू मैं यहाँ से ड्रामा में आई, ड्रामा से मैं फिल्म में आई, फिल्म के साथ आपको एडवर्टाइज वगैरह जो कमर्शियल ऐड किया, गवर्नमेंट की भी ऐड की, बहुत सारी मैंने गवर्नमेंट की ऐड की, मोदी जी की मैंने बहुत सारी, मुख्यमंत्री थे तब, हाँ तभी मैंने बहुत सारी ऐड की, लाइक बिजली बचाओ, पानी बचाओ, फिर रुपे कार्ड की ऐड थी। रुपे कार्ड की ऐड तो मेरी पूरे अहमदाबाद में BRTS बस स्टैंड के यहाँ वो लगा हुआ था, 30 बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह, होर्डिंग्स वगैरह लगाए थे। हाँ, फिर करप्शन ब्यूरो की ऐड की थी, डॉक्यूमेंट्रीज की थी, अमूल मिल्क की ऐड, वो मेरी जयती ऐड है, बहुत फेवरेट है। उसमें है कि नहीं आप? हाँ, मेरी अमूल मिल्क की ऐड है, अभी उसमें है।
अभी जो दिखा रहे हो। हाँ नहीं अभी नहीं, जो पुरानी 2000 थी। हाँ वो स्मिता पाटिल की थी हाँ। ऐड, मेरे सांवरिया जी आए वो दूध अच्छा। की नदिया गावे मारा घर अंगना जा भूलो ना, बराबर। तो वो वाली ऐड में मैं हूँ और वो मेरी फेवरेट ऐड है। तो दर्शक मित्रों, ये थे निहारिका जी दवे। हाँ तो दर्शक मित्रों, अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद कार्यक्रम आगे जारी रहेगा। धन्यवाद। आपके साथ उभरता गुजरात, आपके साथ उभरता गुजरात। सपनों की उड़ान भरना है, सपनों को साकार करना है। हम चले डीके फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट, सपने सच होते हैं यहाँ, सपने सच होते हैं यहाँ, सपने सच होते हैं यहाँ। डीके फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट्स, सपने सच होते हैं यहाँ। वेलकम बैक दर्शक मित्रों। जीना इसे कहते हैं कार्यक्रम आगे जारी रखते हुए। हाँ तो मैं आपने गुजराती फिल्म की, हिंदी फिल्म भी की होगी, हिंदी सीरियल भी की होगी, एल्बम भी किए होंगे। तो आपने कौन से एल्बम किए और कौन सी सीरीज़ में काम किया, तो ज़रा आप गौर से बताइए। हाँ मैंने विजय सुवाड़ा जी के साथ काम किया है, कवि रबारी है, जिग्नेश कविराज है, फिर उसमें न्याय है। वो गुजराती फिल्म है नहीं या ये एल्बम है। एल्बम है? हाँ तू जाने तो न एल्बम जाने में क्या माता। आता है? इसमें एल्बम में क्या होता है कि सॉन्ग होता है माता जी पे या ऐसे कोई भी भगवान जगह। पे। हाँ और हमारी एक स्टोरी वाइज हम जाते हैं, तो स्टोरी कल प्रोजेक्ट होता है, उसमें सॉन्ग्स के माध्यम से हम प्रेजेंट करते हैं। और कोई सीरियल वगैरह किया होगा तो? हाँ तो ये एल्बम की बात मैं आपने बोली तो मैं एल्बम आपको बताना चाहूंगी कि तू जोड़े ने जोड़े माता, मारवा वाला मरी गया, माता वाला तरी गया, पौनी जगमग, फिर न्याय, फिर कोई तो फोन लगाड़ो ने, कवि रबारी का फेमस। तो ऐसे कई सारे मैंने एल्बम किए जो अभी चर्चित है। सुबह शाम मंदिर में सब आरती के तौर पे करते हैं, माता जी को जो मानते हैं। और सीरियल कौन सी की, हिंदी या गुजराती? हाँ सीरियल में गुजराती में मैंने किया है कथा सरिता, जोक संजोग, धूम मचा दे, पूरब पश्चिम, ऐसे कई सारी फिल्म सीरीज की है, गुजराती है। और हिंदी में है मेरे दीप्ति भटनागर प्रोडक्शन में मैंने फिल्म की थी। वो अगर याद नहीं आ रहा है तो ठीक है। दूसरी कोई अगर कोई सीरियल वगैरह जो किया है, एक या हिंदी फिल्म भी आपने की होगी? चिंटू, मालेगांव का चिंटू, हाँ वो बहुत ही अच्छी सीरियल थी। और दीप्ति भटनागर प्रोडक्शन, इट इज़ अ बिग प्रोडक्शन हाउस, सो वो मेरे लिए बहुत अच्छी सीरियल थी। फिर जय श्री स्वामीनारायण, प्राणनाथ, वो सारी माइथो सीरियल्स में भी मैंने काफ़ी सारा योगदान। और आप जो हिंदी फिल्म में भी अगर काम किया है तो उसका भी जिक्र कर दीजिए। हिंदी फिल्म्स में ऐसा है कि मैंने काम तो किया है, जैसे कि काना प्रे प्रे हैं, फिर जावेद हैदर अली के साथ जो आपने पहले बताया। हाँ पहले मैंने बताया, मुंबई मत जाना। तो काफ़ी सारी ऐसी हिंदी फिल्म्स भी है, पर
टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो बॉक्स ऑफिस पे नहीं आई है, यानी रिलीज नहीं हुई है। ठीक है। तो वो मेरा हार्ड लक है। और गुजराती जो फिल्में की है जी, उसमें सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी है आपको, कि जिसमें आपने अच्छा रोल किया या अंदर से आपने पूरा अंदर निचोड़ कर दिया? गोरी में तो काळजे लख्યું તારું નામ, गोरी में तो काळजे लख्યું તારું नाम। ये कौन पिक्चर? ये फिल्म थी, इसमें मैंने लीड रोल किया है। तो कौन डायरेक्टर थे, कौन प्रोड्यूसर थे? हाँ, वो और एक्टर कौन थे? वंजारा करके थे वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और डायरेक्टर का नाम था मैं भूल गई। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक याद है। मैं इसलिए ये सब आपको डिटेल में इसलिए ले जा रहा हूँ कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, चाहे गुजराती हो या हिंदी फिल्म, जी, जो सबसे पहली जो बोलती फिल्म थी, हाँ, जो हिंदी में, वो आला मारा थी, हाँ, हाँ, जो 1930 में रिलीज हुई थी। हाँ, उसके बाद जो गुजराती फिल्म में जो शुरू हुई, हाँ, आपको शायद मालूम होगा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मगर गुजराती पिक्चर यहाँ नहीं बनती थी, मुंबई में बनती थी। हाँ, 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 और पहली गुजराती जो फिल्म थी वो नरसिंह मेहता थी, हाँ, नरसिंह। तो 1932 में रिलीज हुई थी। जब महागुजरात का आंदोलन हुआ तब 1960 में, उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो गए। उसके बाद गुजराती फिल्म अहमदाबाद में या गुजरात में शुरू हुई और महाराष्ट्र उनसे छूट गया। हाँ, तो वहाँ पहले काफ़ी लोग प्रोड्यूसर वगैरह जो गुजराती भी थे, पारसी भी थे। हाँ, तो उस टाइम के जो लोग थे वो वापस गुजरात में भी आ गए और गुजराती फिल्म में किस तरीके से आगे डेवलपमेंट करना है वो लोग सोचने लगे। फिर धीरे धीरे 1970 में, हाँ, 70 में फिर गुजराती फिल्म का एक युग आया। फिर धीरे धीरे पिक्चरें चलती गई। फिर उपेंद्र त्रिवेदी आए, अरविंद त्रिवेदी आए, किरण कुमार आए, अरुणा ईरानी आई, राजीव आए। हितेन कुमार तो बहुत पीछे आए, हाँ, मगर वो जो पीरियड था, जो हाँ, जिस तरीके से मैं आपको गुजराती फिल्म की बात कर रहा हूँ, हाँ, आज की तारीख में जो आप समझते हो गुजराती फिल्में इतनी कोई देख नहीं रहा है। क्योंकि मुझे जो याद है अभी आज की तारीख में, जो छेल्लो दिवस से वो एक पिक्चर याद है, दूसरा जो है चल जीवी लिए, मगर ऑडियंस को वो 2-3 पिक्चर ही कवर कर सकती है। हाँ, मगर जो मैं जो बोल रहा हूँ वो पूरा क्राउड था। क्योंकि अभिनय सम्राट जो उपेंद्र त्रिवेदी को बोलते हैं, उसका मतलब है कि उपेंद्र त्रिवेदी और स्नेह लता अगर फिल्म में है, हाँ, तो पिक्चर देखना ही है, बराबर। और सुपर हिट हो जाती थी। हाँ, क्योंकि वीर मांगड़ा वालों छे, पछी एक दूसरा भी एक पिक्चर था जो हिंदी में भी उन्होंने विलन का रोल किया था उपेंद्र त्रिवेदी ने, हाँ, पर्दे के पीछे। हाँ, वो हिंदी में वो खुद बुद्ध का रोल किया था। हाँ, तो ये सब मुझे याद है, इसलिए मैं आपको थोड़ा डीप में इसलिए ले गया कि दर्शक मित्रों को भी मालूम पड़े कि किस तरीके से गुजराती फिल्में चली और क्यों नहीं चली। उसका भी एक लेखा जोखा मैंने दिखाने के लिए कोशिश की। क्योंकि गुजराती फिल्म नहीं चली, उसका रीज़न दो तरीके से देखा जाए कि गुजरात गवर्नमेंट में जो सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी कभी कभी बंद कर दी थी। 2013 में सरकार ने बंद कर दी, फिर अभी थोड़ी देर में सब्सिडी देना शुरू कर दिया। पहले 70% सब्सिडी देते थे, फिर अभी 50%, 30%। तो ये सब चलने से भी फिल्म इंडस्ट्री पे असर तो होता ही है। हाँ। मगर जो दर्शकों को जो आकर्षित करने के लिए जो जोम चाहिए, जो चीज़ चाहिए या स्क्रिप्ट चाहिए कि बैनर्स चाहिए, वो अभी नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न क्या है? एक्चुअली सब्सिडी सरकार ने अभी रखी है, तो फिल्में सारी, हाँ, फिल्में तो बहुत सारी बनती है और काफ़ी सारी यानी प्रोडक्शन हाउस है, तो हाँ, काफ़ी सारी फिल्म्स बनाते हैं। और अभी की जनरेशन में क्या है कि टेक्निकली भी ये देखें तो सब एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनका सब उपयोग करते हैं। नहीं, एडवांस जो सोशल मीडिया की जो आप बात कर रहे हो, उसमें ज़्यादातर हिंदी फिल्में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जो यहाँ का अभी जो यंग जनरेशन है, उसको तो मालूम ही नहीं कि गुजराती पिक्चर बन रही है। हाँ। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं खुद गुजराती पिक्चर बहुत देखता था। हाँ। और देखने के लिए मैं सोचता था कि उपेंद्र त्रिवेदी, किरण कुमार, चलो जाना है। हाँ। तो ऐसा लेके फिर पहुंच जाते होंगे। बराबर है। हाँ, तो ये जो आकर्षण होना चाहिए, हाँ, वो अभी मुझे नहीं लगता है कि मेरे जो लड़के हैं ना, उसको भी पसंद नहीं है। सही है उसका। तो ये बैनर
क्यों नहीं आ रहा है? वो बजट की वजह से या कास्ट की वजह से? नहीं, उसका रीज़न ये है कि देखिए, पहले सब हार्ड वर्क करते थे। पहले के हीरो हीरोइंस थे, वो सब हार्ड वर्क करके आए हैं। तो अभी के क्या है कि स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। और देखा जाए तो दोनों में काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। वो पहले तो देखिए कि कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म भी थी, वो तो भी चलती थी। बहुत पुरानी बात है, मैं आपको बताऊं। देखिए, आशा पारेख जी ने भी गुजराती फिल्मों में काम किया है, बराबर है। तो ऐसा तो नहीं किया होगा। मोहम्मद रफी ने तो गाना भी गाए हुए, बराबर है। तो ये सब क्रेज था कि हमको गुजराती फिल्म में काम करना है, ये पागलपन होना चाहिए। तो अभी की जो देखे ना, तो आर्टिस्ट में ये पागलपन कम है, पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई हो ऐसा लगता है। पैसा यानी प्रायोरिटी देखते हैं, यानी बजट का भी प्रॉब्लम आता होगा, क्योंकि अभी आउटडोर शूटिंग के लिए जाना पड़ता है, उसमें खर्चा ज्यादा हो जाता है। अभी देखिए, आउटडोर शूटिंग हो, ठीक है, यहाँ से काफी दूर लोकेशंस होते हैं, और आर्टिस्ट को पर डे मिलता है 1500 2000 ऐसा होता है। तो यानी आर्टिस्ट भी बेचारा क्या करे, वो उसको भी यानी बजट का मामला होता है। तो वो भी एक दिक्कत है। अभी आप अपने देखिए कि आधुनिक जमाने के साथ बड़ा बंगला दिखाना पड़ता है, वो दिखाना पड़ता है, मगर फिर भी चाम नहीं आ रहा है। चाम नहीं आ जब हम छोटे थे, जो पिक्चर देखते थे, वो गामड़े के थे, सीन भी गाँव के थे। और अभी क्या है कि अभी सबको ऐसे अच्छा दिखना है, अच्छा देखना है, तो वो भी एक मायने करता है कि सब पगड़ी पहने हुए हीरो है, अच्छा वो भी। आज रमेश मेहता और मंजरी देसाई को देखिए, वो अभी की जनरेशन देखना पसंद नहीं करती है। वो अभी रियलिस्टिक हो गई है, उनको ऐसा देखना है कि हाँ हम कॉलेज में हैं तो कॉलेज वाले लुक में, हाँ ऐसा चलता है, हाँ चलो ऐसा हमें देखना पसंद है। जो चलता है अभी की जनरेशन में, वही वो पर्दे पे भी देखना चाहते हैं। और फाइनेंशियली भी देखा जाए तो वो भी एक इश्यू है कि भाई। इसके साथ साथ मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि अभी OTT फिल्म आ रही है, मालूम है ना, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, ये सब लोग जो 6-7 एपिसोड में जो फिल्म बनाते हैं वो रिलीज करते हैं, उसमें कुछ चार्जेस वगैरह रहते हैं। तो मुझे लगता है कोरोना के समय पे सब लोग घर पे थे, उस टाइम पे उसका जो चलन था वो काफ़ी बढ़ गया। और आज की तारीख में तो ठीक है, उस टाइम पे भी यंग जनरेशन उसके साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो मोबाइल पे था, तो मोबाइल में इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो वो लोग सब देखना चाहते हैं। टिकट भी सब नहीं, 200 रुपया जो पर मंथ जो उसका चार्जेस है, तो वो तो चलता है। चलो आज आप अगर मुझे सैटेलाइट चैनल पे जैसे डिश लेनी है, तो 400 से 500 रुपया उसका मंथली रेंट। तो उससे भी अमेज़न पे देखिए तो 200 रुपए का रिचार्ज कराओ, पूरी फुल फैमिली देख ले। और ऐसा भी नहीं है, उसमें भी काफी बड़े स्टार काम कर रहे हैं। कोई ऐसा भी नहीं है। अभी डिम्पल कपाड़िया है, ये सैफ अली खान। अभी मैं आपको बताऊं, एक सबसे ज्यादा बढ़िया जो स्कैम 92 जो प्रतीक गांधी वाला जो था, जो प्रतीक गांधी किसी ने नाम नहीं सुना था, आज गुजरात के नहीं पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में उसका नाम हो गया। सही है, बराबर है। मैंने उनके साथ वेंटिलेटर में काम किया तो था। हमारे गुजरात फिल्म इंडस्ट्री ने क्यों उसको नहीं सोचा कि हम ऐसा भी फिल्म बनाए। उसके बाद जो सैफ अली खान और अमिताभ बच्चन का जो लड़का है, क्या नाम, अभिषेक बच्चन, उसका सेम डुप्लीकेट रोल यानी करके एक दूसरी फिल्म आ रही है, स्कैम 1992, बराबर, वो लोग भी बना रहे हैं। तो कहने का मतलब कि सबको बजट तो ठीक है, अगर स्टार कास्ट का जो पैसा भी देना पड़ता है, तो भी वो लोग OTT भी चैनल पे आ रहे हैं। क्या अभी OTT जो चैनल है वो ज्यादा बिकेगी या वो चलेगी? हाँ, अभी उसका युग है, शुरू हो गया है, और मैं मानती हूँ कि ये पूरी रफ्तार से चलेगी। क्योंकि देखिए, पूरी फुल फैमिली में देखिए 5 सभ्य तो होते ही हैं, तो वो
थिएटर में जाएंगे, टिकट खरीदेंगे तो उनको उसका कर costing भी बढ़ पड़ेगा, जाएगा। कॉस्टिंग हाँ बच जाएगा। और घर बैठे इतने बड़े स्टार कास्ट है और घर बैठे ही एंटरटेन मिलता है, तो फिर क्यों अगर सब छुपे मिलता जाएंगे? है, छुपे मिलता है तो भी मस्त है। सही है। क्योंकि यंग जनरेशन तो बहुत कुछ देखना चाहता है। हाँ वो भी है, पर अभी जो भी अभी की जनरेशन जो भी कर रही है वो भी सही है। हाँ। मेरे ख्याल से कि सही जा रहे हैं, वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। क्या आपके साथ उभरता गुजरात, आपके साथ उभरता गुजरात सब आपकी जो बच्ची है हाँ। वो कितने साल की होगी, वो भी उनके बारे में भी आपने कुछ देखा होगा कि वो भी नेटफ्लिक्स वगैरह में ज्वाइंट हुई है कि नहीं? हाँ वो भी अथवा- देखती है। અથવા ગુજરાતીમાં કહો કે મોરના ઈંડા ચિતરવા ના પડે તો નહીં. એ પણ કંઈક કાર્ય આવું કરી રહી છે તમારી જેમ? હા એ પણ ખૂબ જ સારી આર્ટિસ્ટ છે। તમે ગુજરાતીમાં હા ક્વેશ્ચન કર્યો તો હું ગુજરાતીમાં આન્સર હા. આપીશ, કારણ કે ગુજરાતી મારી માતૃભાષા છે, મારી પણ તો હું ખૂબ જ ખુશ રહીશ હા. કે ગુજરાતીમાં આન્સર આપવા। મારી દીકરી છે, એનું નામ છે દેવાંશી, અને એ અત્યારે 12th છે, 17 વર્ષની છે અને સ્ટડી કરી રહી છે અત્યારે બહુ જ સરસ રીતે। અને એની સાથે સાથે ફ્રી થવા, ફ્રેશ થવા માટે એ એમેઝોન પર, નેટફ્લિક્સ પર આ તે સિરીઝ ને એ બધું જોતી હોય છે। તો પણ મેં તો ક્યારેક ક્યારેક એના વિડીયો પણ જોયા છે ગાયનો ગાતા। હા એ મારી સાથે ફ્લોર પર આવે, હા ત્યારે આલ્બમ્સ બી કરેલા છે એમણે। અને બીજું શું કે એ નાની હતી ત્યારથી એ ડ્રામા આર્ટિસ્ટ પણ છે, હા એટલે થિયેટર કરેલું છે એણે। તો બ્રિજ કો છોડ ચલે ઘનશ્યામ, રંગ બરસે બ્રિજ में એવા ઘણા બધા થિયેટર કરેલા છે એણે। અચ્છા, અને થિયેટર દ્વારા એ આગળ એને આવી। સિંગિંગનો શોખ છે? હા ગીતો પણ બહુ જ સરસ ગાય છે બરાબર। અને સ્પોર્ટ્સમાં પણ ખૂબ જ આગળ છે। એટલે દર વર્ષે મેરેથોનમાં ભાગ લે છે, હું પણ મેરેથોનમાં ભાગ લઉં છું અચ્છા, અને લગભગ મને પણ પ્રાઇઝ મેડલ્સ મળેલા છે મેરેથોનમાં। અને મારી દીકરી પણ દર વર્ષે લાવે છે। એમાં 10 કિલોમીટર, 5 કિલોમીટર, 3 કિલોમીટર એવી રીતે રોજ આમ દોડતી હોય। 3 કિલોમીટર રોજના દોડે છે પ્રેક્ટિસ માટે, અને દર વર્ષે આવી રીતે મેરેથોનમાં ભાગ લઈ અને એ मेडल्स लावे छे। आपने मुझे जो इनवाइट किया था, जो एक स्टेज प्रोग्राम था, हाँ। वो स्टेज प्रोग्राम का नाम क्या था? जो जिसमें मैंने आपका अभिनय भी देखा और मैं हाँ हिंदी प्ले ना, हाँ हिंदी प्ले, फिर मोहब्बत करने चला है। हाँ वो मैं फैमिली के साथ आया था आपके साथ। हाँ इट इज वेरी रोमांटिक प्ले, हाँ। बहुत ही अच्छा वाला प्ले था और मेरे दिल के बहुत ही करीब है हाँ। वो प्ले। और स्नेहल ब्रह्मभट्ट ने उनको नहीं, मेरे मिसेस ने भी बोला था कि हाँ। काफी अच्छा रोल आपने किया था, थैंक यू और सो सिर्फ मच, जो स्टेज था वो भी बहुत बढ़िया था। थैंक यू। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रोग्राम आते हैं तो हमको भी इनवाइट करना। श्योर। और आपकी जो आने वाली फिल्म है या आने वाले कोई कास्टिंग वगैरह जो है, और उसमें कौन से रोल मिलने वाले, ऐसा कुछ भी तो हुआ होगा? हाँ अभी तो काफी बातचीत चलती होगी। हाँ काफी अभी हिंदी फिल्म्स भी है। हाँ। और मेरी डॉटर को भी एक ऑफर आया है, वो टाइगर श्रॉफ है, और दूसरी जैकी भी- श्रॉफ का लड़का। हाँ और दूसरी भी एक हीरो के साथ उनका बातचीत चल रहा है। और अभी रिसेंटली फेसबुक की एड थी, पर समहाउ मैंने ना बोला था। और काफ़ी सारी हिंदी फिल्म्स भी आ रही है और गुजराती फिल्म्स भी पाइपलाइन में है।
तो मैं श्योर करूँगी उसको। और कितनी फिल्में की, कौन सी फिल्म आपने गुजराती में की? मुझे लगता है नाम देना रह गया है लगभग। हाँ, यूँ तो काफ़ी सारा लिस्ट है। हाँ, जो भी याद आता है, पर जितना भी आता है। चक्रव्यूह है, साहेब है, वेंटिलेटर है, जो बका है, फिर ये गोरी में तो कारजे लख्यू तारू नाम, फिर काफ़ी सारी फिल्म्स है। आप आज के दौर में इस स्टेज पर है। जी। आपने बताया था कि भी आपकी जो एक शादी हुई थी जो उसमें ब्रेकअप हो गया, हाँ। उसके बाद आपकी दूसरी शादी हुई कि नहीं हुई, उसके बारे में जरा हमको और दर्शक मित्रों को भी बताइए, और उनका क्या सपोर्ट रहा, उनका क्या रोल रहा आपकी ज़िंदगी से और आपके प्रोफेशन से? देखिए, हमारा फील्ड ऐसा है कि सब बोलते हैं कि अरे वाह वाह, चकाचौंध लाइफ है, हाँ। लाइमलाइट है, सब है। हाँ। तो मैं मानती हूँ कि यहाँ पे आप जैसा देखते हैं कि हम खुश हैं पर्दे पे और ऐसा वैसा हो, वैसा नहीं होता है। निजी लाइफ में भी काफ़ी, यानी बोलते हैं ना कि कॉमेडियन होते हैं, कॉमेडी तो प्ले उसका करते मैं थे, उसके एग्जांपल आपको दे दूं पीछे गम बहुत होते हैं। कि हमारे जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो शोमैन थे, हाँ। उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी, मेरा नाम जोकर। तो जोकर तो दिखाया गया था, हाँ। मगर उसका जो दर्द था अंदर का, हाँ। वो भी उन्होंने उस दिखाने की कोशिश की है कि क्या दर्द होता है। हाँ। मैं हंसा तो सकता हूँ, हाँ। मगर मेरे अंदर जो दर्द है वो मैं किस तरीके से बयां करूँ और हाँ। किसके सामने बयां करूँ, वो बहुत है। तो और कलाकार की जिंदगी में हाँ। है ना, दुख दर्द तो होता ही है, हाँ। वो नसीब में लिखा हुआ है। पर ऐसा नहीं है, मैं हर एक मानती आदमी हूँ के पीछे एक इतिहास होता है। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ। हंसना है, हंसाना है, जीना है। अगर ठोकर नहीं लगेगी तो खड़े कैसे होंगे? हाँ, और वो सब तो आता रहेगा, पर इसमें से सीखने की बात इतनी है कि हम इसमें से कैसे बाहर निकले। और तो ऐसा क्या संजोग हुआ कि आपने दूसरी शादी का सोचा और उनके साथ एक्चुअली मैंने उनका नाम भी बताइए। हाँ, उनका नाम पीयूष भट्ट है। हाँ। मैंने तो शादी करने का मना ही कर दिया था, क्योंकि बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया। ये मेरा फिल्म लाइन से थोड़ा हट गई मैं, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं फुल फोकस मैं इसी में करूँगी। फिर मेरे पापा थे तो वो बीमार हो गए, और बीमार हो गए वो, उनकी डेथ हुई। तब बेड पे उन्होंने मरते दम तक जैसे दम तोड़ा, तब वैसे मुझे बोला कि बेटा, अकेले ज़िंदगी नहीं जिया जाता, तो तू शादी कर ले। तो मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी, आखिरी इच्छा थी। तो उनकी आखिरी इच्छा थी। तो मैंने कहा ठीक है, पापा इतना बोल रहे, तो मैंने हाँ बोल दिया। तो मैंने फिर मम्मी पापा ने मैरिज ब्यूरो में नाम लिखवा दिया, मेरे को पता भी नहीं था। तो अब मैं क्या करूं? तो मेरे काका थे, सगे अंकल, तो उनका लड़का था, तो मेरा भाई, तो उनकी डेथ हो गई थी यंग एज में, वो कैंसर था। तो उनकी 12वीं होते हैं ना, तो उसमें हम गए थे। तो वहाँ से हम निकल रहे थे, और मैं मम्मी मैरिज ब्यूरो में वो फंक्शन में ले गई। मैंने कहा हाँ चलो ना, ठीक है, मैं देख के आती हूँ प्रेजेंटपुरा के। फिर हम निकल गए, बारिश थी, निकल गए। फिर ये पीयूष का फोन आया, ऐसे ऐसे कैसे, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, ये सब पूछा। तो मैंने तो देखा ही नहीं था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, मैंने तो देखा ही नहीं था उनका चेहरा क्या है, कुछ मुझे पता नहीं है। फिर मम्मी ने बोला कि तू जिस फील्ड में है और तेरी जो चॉइस है, पता नहीं तुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। पर मैंने उनसे बात किया तो काफ़ी 1 घंटे, मुझे पता है 1 घंटे तक बात की उन्होंने। तब मैं शूट में से आ रही थी, तब वॉल्वो में थी, तब मेरी बात हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, बातचीत करने पे से तो मेरे को अच्छा लगता है, ठीक ठाक है, और मेरी बेटी को भी अपना रहे हैं। तो
ही इज़ अ गुड गाय। मैंने कहा ठीक है, चलो अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे अच्छे से रखेंगे, मेरी बेटी को अच्छे से रखेंगे। तो वैसे उनकी थोड़ी एग्ज़ाम भी ले ली, एग्ज़ाम में वो पास हो गए। फिर मुलाकात कब हुई? फिर मुलाकात हुई, उन्होंने फिर उनकी बहन को और बनेवी को और बच्चियों को मेरे घर पे भेजा कि तुम देख के आओ घर कैसा है, ये वो। तो हमारे घर में तो सब डॉक्टर, मेरे मामा डॉक्टर, अच्छा। मामी डॉक्टर, काका डॉक्टर, काकी अच्छा। डॉक्टर्स, सब भी डॉक्टर्स है। तो बोले कि हाँ नहीं, फैमिली तो अच्छे हैं। और मैं एनआईडी की तब फिल्म कर रही थी, तो एनआईडी की फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ मैं बात कर रही थी। तो बोले ये तो इंग्लिश में बात कर लेती है और फैमिली अच्छी है, मदर अच्छी है, सब पेरेंट्स सब गुड है। तो बोले कि हाँ, तब मैं गरम पत्थर फिल्म कर रही थी और वो फिल्म फेस्टिवल में गई थी मेरी फिल्म। और दूसरी फिल्म मेरी उत्तराखंड फिल्म फेस्टिवल में थी, 2 तोला जिंदगी। हाँ, दादा साहेब फाड़के अवार्ड मिला था एक बूंद पानी में। तो वो सारी मेरी फेस्टिवल मूवी थी और मुझे अवार्ड, मेरी फिल्म में अवार्ड मिला। तो ये मेरी सौभाग्य की बात है। पर ये मेरी ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि मैं कहाँ थी और मेरा ड्रीम था वो पूरा करना था। फिर पीयूष को मैंने बोला कि ये मैं ड्रामा करूँगी, फिल्म करूँगी, आपको एतराज़ तो नहीं है ना? तो बोले कि नहीं नहीं आप करना, हम अपना प्रोडक्शन हाउस खड़ा करेंगे और या तो तू अपना एक ड्रामा अपना खुद का करना, हम मिलके करेंगे। तो मैंने कहा यार इतना अच्छा विचार है, तो मैंने कहा बढ़िया है। तो मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया। फिर मेरी शादी हो गई, अभी 5-6 साल हो गए और गाड़ी सही चल रही है। उनका ये 5-6 साल से आप जो फिल्म कर रहे हैं, हाँ। तो उनका क्या योगदान रहा, किस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया? नहीं, उनका सपोर्ट बहुत ही मैं तो मिल चुका हूँ उनको। हाँ, आप मिल चुके हैं। और आपके यहाँ भी मुझे वही लेके आए थे गाड़ी में, बोले कि नहीं तू जाना और इंटरव्यू वगैरह देना। तो उस तरीके से वो बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए। और अभी रिसेंटली ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तब मेरा एक एल्बम के लिए मेरी ऑफर आई, जिग्नेश कविराज का था। तो मैंने कहा अब क्या करूं, मैंने हाँ तो बोल दिया था। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को तो जाना है। तो बोले कि हाँ तू ऐसे वैसे मत जाना, एक काम कर देवांशी को साथ में रख ले और कार में सैनिटाइजर रखना, कहीं पे प्रिकॉशन के साथ जाना, मास्क लगाना। और बारिश का माहौल था, तो बोले अच्छी तरह से जाके दोनों अच्छी तरह से वापस आना। तो मैं और मेरी बिटिया दोनों एक दूसरे पे स्माइल करते थे कि हाँ चलो अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो वो उनका बिजनेस क्या है, वो कौन सा प्रोफेशन में है? हाँ, एक्चुअली वो अफ्रीका में है, नाइजीरिया में। अच्छा। हाँ, तो वो आसफाल्ट प्लांट में काम कर रहे हैं। तो अच्छा चल रहा है सब, क्योंकि वो वहाँ बैठे हैं फिर भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। तो आपकी जो लाइफ है उसके ऊपर भी उनका 4 हाथ है। हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि तभी कोई भी आदमी आगे आएगा, हाँ, वरना नहीं आ सकता है। हाँ। दूसरा कि जो फिल्म अभी चल रही है आपकी, उसमें आपका कहीं ऐसा हुआ कि कोई रोल आपको मिल रहा है या कोई काट रहा है, कोई डायरेक्टर ने आपको मना कर दिया कि अभी थोड़ा रुक जा? हाँ। क्योंकि देखो संघर्ष तो होता है, मगर सामने एनिमीज भी होते हैं। एनिमीज का मतलब क्या होता है कि हमको आगे जाने के लिए कोई ना कोई आदमी ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहा है। हाँ। तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस वगैरह हुए क्या? कोई नहीं चाहे कि भी ये आगे आए, मैं उनके छोड़ के आगे चला जाऊँ? देखिए, ऐसे तो मुझे खास तौर पे एक्सपीरियंस ऐसे नहीं हुए हैं एक होते हैं बात करते हुए। हाँ। क्योंकि होता है तो कैसा होता है कि हमें बाद में पता चलता है। हाँ। तो बहुत देरी हो चुकी होती है और तब तक तो हमारा
देखिए टैलेंट है तो उनको ज़रूरत है कि इनको भाभी के रोल में ही अच्छा लगेगा या माँ के रोल पे ही अच्छे लगेंगे या बहन का रोल ही सूट करेगा या विलन का वैम्पिश रोल ही सूट करेगा, तो वो उनके लिए 10 ऑप्शन होते ही है। पर नेचर वाइज भी वो देखते हैं, क्योंकि टैलेंट ही एक ज़रूरी नहीं है, टैलेंट होना भी ज़रूरी नहीं है कि टैलेंट हो तो सही है। पर मैं मानती हूँ कि हमारा आचार व्यवहार जो होता है वो भी सही होना चाहिए। आपको रोकता हूँ थोड़ा। हाँ। मैंने सुभाष घई का आपका एक एग्जांपल दूँ। हाँ। वो फिल्म थी जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेजावती की, हाँ। हीरो। ओके। हाँ हाँ। तो ये अपने सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को बुलाया था कि भी आपको एक मैं रोल दे रहा हूँ। हाँ। तो बोले कि कौन सा रोल दोगे, किस तरीके से दोगे? हाँ। तो मुझे तो ऐसा कुछ आता नहीं है। हाँ। और आप जो फिल्म बनाने जा रहे हो वो फ्लॉप भी हो जाएगी। हाँ। तो आप मेरे बजाय कोई दूसरे को ले लो। हाँ। तो बोले ऐसा नहीं है, मैं आपको हीरो बनाना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो कहे बोले ये आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ। तो एक ऐसे एक्टर को किस तरीके से उन्होंने बंसुरी बजाना सिखाया, किस तरीके से उनको एक्टिंग सिखाई, हाँ। जो आज जैकी श्रॉफ जो आपने अभी बताया कि आपकी डॉटर ने उनके बेटे ने ऑफर किया। हाँ। तो उसकी कहानी भी मैंने आपको सुना दी। सही है। कि वो क्या थे और कहाँ तक आ गए। सही है। तो टैलेंट तो ठीक है, वो तो एक्टिंग वगैरह डायरेक्शन वगैरह सिखा सकते हैं। हाँ। क्योंकि उन्होंने एक एक्सपीरियंस वो माधुरी दीक्षित से भी किया था। हाँ। तो उन्होंने भी उनको सिखाया हुआ था कि इस तरीके से एक्टिंग कर दीजिए, तो वो तो सीख जाते हाँ। हैं। पर हमारा एक पैशन होना चाहिए। और व्यवहार अच्छा होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका सलीका वो होना चाहिए। वो नजर तो डायरेक्टर के ऊपर ही होता है कि हाँ। ये किस तरीके से रोल करेगी। हाँ सही है। क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये अगर मैं इनको दूंगा हाँ, तो ये कर सकती डायरेक्टर है है। वो अच्छे हाँ। डायरेक्टर हैं तो रोड पे चले हाँ। कोई भी हो ना उसको भी एक्टर बना सकते हैं, वो उसमें खासियत होती है। पर कैसे हमें उनके साथ बिहेव करना है, कैसे यानी डाउन टू अर्थ होके काम करना है, वो बहुत जरूरी है। डीके फिल्म चैनल है ना, उनके डायरेक्टर भी ऐसे ही है, डीके चौधरी जी, जो छोटे आदमी को भी कहा किस तरीके से एक्टिंग कराना है, क्या कराना है, कौन सा रोल देना है, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ। क्योंकि वो धीरे धीरे डीएक्स प्लेयर करके उनकी वेब सीरीज भी आ रही है। हाँ। तो उनमें आपको देखना मिल जाएगा कि वो किस तरीके से डायरेक्ट करते हैं। मैं जानती हूँ बहुत ही यानी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो ना, हाँ। तो भी मैं उनको फोन पे बात करके शेयर करती हूँ। रात को 10 बजे भी मैं करूँ ना तो उसका सॉल्यूशन आ जाता है। और इतने सुरीले हैं, इनकी आवाज बहुत ही मीठी है, म्यूजिशियन भी है। हाँ। तो उनकी आवाज इतनी मीठी है। तो उन्होंने मेरे लिए भी एक सॉन्ग गाया था, डेडिकेट किया था। तो मैंने कहा यार निहारिका दवे, ये बंदे ने तेरे लिए तेरे पे इतना अच्छा सॉन्ग डेडिकेट किया। तो मैं तो उछल पड़ी, देवांशी को बोला देवांशी देख मेरे पे एक सॉन्ग डेडिकेट किया है। तो ये तो ठीक है, एक आर्ट है, सिंगर है, पर इसके अलावा वो एक ऐसे इंसान है कि उनके साथ कुछ भी हम बात शेयर करें तो वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। सही है। हाँ, तो वो ऐसे इंसान नहीं मिलते हैं ज़्यादातर, तो वो भी है। और मेरी लाइफ में ये मेरा जो फिल्म मीडिया है वो मेरा पहला घर है। सही है। क्योंकि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, तब ये फिल्म इंडस्ट्री में मैंने पैर रखा तो मुझे अच्छे इंसान मिलते गए और सबके सपोर्ट से आज मैं आपके बीच में हूँ। सपनों की उड़ान भरना है, सपनों को साकार करना है।
के फिल्म एंड एंटरटेनमेंट्स सपने सच होते हैं यहाँ। मैम अभी फिल्म इंडस्ट्रीज की बात चल रही है तो हिंदी फिल्म के बारे में भी आपको जिक्र करना चाहूँगा। हाँ। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में कौन सा हीरो आपको पसंद है? हाँ। या कौन सा आइकॉन है? बहुत ही इतने सारे कलाकार हैं, बहुत ही दिग्गज कलाकार है फिल्म इंडस्ट्री में, पर सलमान खान बेस्ट मुझे यानी अच्छे लगते हैं। सलमान खान, और अभी बिग बॉस भी मैं रेगुलर देखती हूँ। अमिताभ बच्चन जी तो सुपर डुपर स्टार है ही, तो उनसे भी काफ़ी सीखना मिलता है। तो बच्चन साहब तो बच्चन साहब ही है, सवाल ही नहीं है। यूँ तो देखने जाए तो काफ़ी सारे बिग स्टार्स हैं जिनमें से हमें कुछ ना कुछ सीखना मिलता है और सीखना चाहिए, क्योंकि ये मुकाम पे पहुंचे हैं तो उनका लेवल आपको देखिए तो ये मोटिवेट करते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि सलमान खान के पिताजी का नाम जो है, हाँ, सलीम खान जी। और सलीम खान वो शख्सियत है जो ने जावेद अख्तर के साथ, दोनों भाई थे, हाँ, सलीम और जावेद, हाँ, उन्होंने 16 फिल्म बनाई थी, हाँ, जिसमें वो राइटर थे। हाँ, तो इतने बड़े स्टार कास्ट वो रह चुके हैं और सलमान खान उनके बेटे हैं। हाँ, तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर तो वही तो कौन आएगा ही। हाँ, वही एक्टिंग तो वगैरह सही है। और आज और उनकी बाहरी जिंदगी में भी वो उनका मुझे एक बहुत ही पासा अच्छा लगता है कि क्यों कि वो दूसरे की मदद करते हैं। मदद के साथ साथ वो हर धर्म में मानते हैं, हर धर्म में मानते हैं। और उनके वहाँ हेलन जो दूसरी बीवी है सलमा के साथ, सलीम जान, तो वो सब धर्म के हिसाब से वो उत्सव भी मनाते हैं, गणपति महोत्सव भी घर में मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। और क्या चाहिए। मैं तो ये सब धर्म एक ही धर्म है और वो इंसानियत है, वो उसी में मानती हूँ, क्योंकि उससे ऊपर तो कोई धर्म है ही नहीं। आपको आपकी ये जो फिल्म इंडस्ट्री लाइन है उसमें सबसे अच्छा दोस्त या अच्छा आपके सपोर्ट में रहे हो, हाँ, उसका नाम बताइए, जिन्होंने खूब सपोर्ट किया हो। या फैमिली में से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है। फैमिली में से तो, क्योंकि फैमिली तो नो डाउट सपोर्ट करती है, बाहर के भी ऐसे लोग होते हैं जो हमारे दोस्त वगैरह भी होते हैं, वो हमको मॉरली सपोर्ट देते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, मगर मॉरल जो होता है ना, उसके लिए काफी कुछ मिल जाता है हमारे। सही है। देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरी फैमिली में तो मेरी मदर फादर का तो सपोर्ट रहा ही है और रहेगा। और मोस्ट ऐसे बोलूँ कि एकदम दिल के करीब है वो मेरी डॉटर, क्योंकि मैं छोटी सी थी ना, वो बच्ची, तब मेरी जो स्ट्रगल लाइफ चल रही थी, मुझे जाना था बाहर गांव, मैं 5-5 दिनों तक मैं बाहर रहती थी, 15 दिन 20 दिन। तो वो बोलती, मम्मी तू चली जा, तू शूटिंग के लिए जा, तुझे देर होगी, मैं रहूंगी नहीं। तो वो मेरा बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। और फिल्म मीडिया में देखिए तो मेरा यानी सभी मेरे बहुत ही नज़दीक के फ्रेंड्स हैं। इसमें अभी की रिसेंटली में देखिए तो मैं कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरी एक फ्रेंड है प्रिया करके है, फिर अरुण दुबे जी है, नीलेश ब्रह्मभट्ट जी है, वो हमारा पूरा एक ग्रुप है। हाँ, तो वो उनका सपोर्ट भी काफी रहता है। फाइनेंशियली मैं नहीं बोलती कि फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट चाहिए, पर ऐसा है कि हम कहीं पे अटके हुए होते हैं या हम कभी कभार डिप्रेस हो जाते हैं, तो चलो हम फोन पे भी बात कर लेते हैं ना कि किरण जी मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, डीके जी मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो शॉर्ट आउट एकदम से कर लेते हैं, वो पॉजिटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो उससे हमारा मोरल सपोर्ट है ना, वो बहुत ही उम्दा होता है, बढ़ जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि सभी को मैं प्रार्थना करती हूँ कि कोई फाइनेंशियली आप कैपेबल ना हो या आप मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मगर मोरली तो आप मोरली किसी को तोड़ना मत और किसी की बात सुनना। सही है, किसी की बात सुनो, लिसनिंग पावर मेंटेन करो,
किसी की बात सुनोगे तो वो उनका भी दिल हल्का रहेगा। सही है। और उसमें से काफी सारे कोई निचोड़ आएगा। हाँ, तो वो एक समय पे वो मरते मरते भी वो वापस आ जाएगा, नहीं मुझे ये बाजी जीतनी है, और वो जीत के आएगा। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, मैं वैसा सोचती हूँ। अंत में आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला हो, पुरस्कार मिला हो, उसके बारे में? अवार्ड तो देखिए, ड्रामा में मैंने वेवाई तमें तो वाट लगाड़ी, फिर संस्कार, फिर काफ़ी सारा मैंने अचीवमेंट तो काफ़ी फिल्मों में भी है, को आर्टिस्ट के तौर पे। ऐसे मेरी अलमारी, मेरा शोकेस भरा हुआ है और मैराथन में भी काफ़ी मेडल्स मैंने लिए हैं। तो अंत में दर्शक मित्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज है कि हर पल किसी और की मदद करो, चाहे पैसे से नहीं, पर दिल से। हम एक पॉजिटिविटी रख के, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के किसी को दो बोल अच्छे से बोल देंगे ना, तो उसकी लाइफ बन जाएगी। तो वो लाइफ बनेगी तो आपको हमेशा याद करेंगे। तो वो उसमें मैं मानती हूँ। तो हर वक्त किसी की हेल्प करने में ही सोचिए, किसी को नीचा दिखाने में या अपनी लाइंस यानी बड़ी करके किसी को छोटा मत कीजिएगा, और सबको एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह से आगे बढ़ाइएगा। हाँ, तो दर्शक मित्रों, ये थी निहारिका दवे, फिल्म एक्टर, जिन्होंने काफ़ी बातें की उनके संघर्ष के बारे में, उनके आने वाली फिल्म के बारे में, स्टार कास्टिंग, दिग्दर्शक, और काफ़ी कुछ उनसे सीखना भी मिला। और मेन चीज़ ये है कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर उभरता गुजरात न्यूज़ एंड मीडिया में और जीना इसे कहते हैं कार्यक्रम में आके हमारी शोभा वृद्धि बढ़ाई। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ, और आने वाली उनकी फिल्म के लिए भी मैं शुभेच्छा देता हूँ कि वो खुद आगे बढ़े और इसी तरह से कार्यक्रम जारी रखे। मैं निहारिका दवे, उभरता गुजरात न्यूज़ एंड मीडिया एंड डीके फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट्स की ओर से मैं तहे दिल से डीके चौधरी सर एंड किरण कंसारा जी की आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे ये जीना इसे कहते हैं कार्यक्रम में मुझे बुलाया। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ। धन्यवाद। आप अगर किसी शख्स को जिन्होंने संघर्ष किया हो, ऐसी व्यक्तियों को हमारे पास लाइए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर दीजिए। हम उनको यहाँ स्टूडियो पे बुलाएंगे और ये कार्यक्रम के अंदर उनकी जो भी बात होगी वो रखेंगे। धन्यवाद।